कबीर 5 सालों के बाद अपने बड़े पापा के यहाँ गांव जाने वाला था। उसके पिताजी की शहर में नौकरी लग गई थी तो वो लोग शहर चले गए। पर जब तक कॉलेज में था तो अक्सर मम्मी पापा के साथ गांव आया जाया करता था। जब से कबीर की नौकरी लगी तो गांव आना जाना बंद हो गया। उसके बड़े पापा गांव के सरपंच हैं और गांव में उनके बड़े बड़े खेत हैं। जब भी वो गांव जाता उसे बड़ा मजा आता है, क्योंकि खेत में कुएं पर नहाने जाना, ताजे फल, दूध, सब्जियां खाना, पूरे गांव में दौड़ लगाना। शहर में ये सब मजा कहाँ। कबीर सोचता है, पता नहीं इतने सालों में गांव में क्या क्या परिवर्तन आ गए होंगे। सुबह सुबह ही वो अपने मम्मी पापा और बहन के साथ कार से निकल गए। 5 घंटे में वो गांव पहुंच गए। उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। बड़ी मम्मी ने दोपहर के खाने में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था और साथ में शुद्ध घी के लड्डू। घर के बने घी में और चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। खाना खाने के बाद कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और शाम हो गई। शाम को पड़ोस के काका ने सबको चाय पर बुलाया। पूरे गांव में उनके आने की खबर थी तो आस पड़ोस वाले सब उनसे मिलने आए। कबीर को इतने दिनों के बाद सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रात हो गई। उसने अपने बड़े पापा के बेटे शैलेश से कहा, चल खेत पर चलते हैं। ऊपर मचान पर बैठकर ठंडी हवा का मजा लेंगे और आसमान में तारे देखेंगे। शैलेश और कबीर दोनों बाइक से खेत की तरफ चल दिए। खेत घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शैलेश ने अपने पुराने दोस्तों को भी बुला लिया। आग जलाकर सब बैठ गप्पे मारने लगे। ताजी मूंगफली और सीके भुट्टे का लुत्फ उठाने लगे। कुछ देर बाद सारे दोस्त चले गए। शैलेश ने कबीर से कहा, बहुत देर हो गई है, चल घर चलते हैं। कबीर ने कहा, अरे अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है। शैलेश ने कहा, अरे नहीं भाई, बीच में वो डायन का घर आता है, इसीलिए ज्यादा रात हो उसके पहले घर पहुंच जाएं। सुना है रात को 12 बजे के बाद वो डायन जादू टोना शुरू करती है और लोगों का शिकार करती है। कबीर ने हंसते हुए कहा, शैलेश तू पागल है क्या? पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस तरह की बात कर रहा है। ये डायन भूत कुछ नहीं होते, समझा? कौन है ये तेरी डायन? शैलेश ने कहा, तुझे याद है हमारे खेत में बालू काका काम किया करते थे, उनकी पत्नी चंपा ही डायन है। कबीर ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहा है? बालू काका की पत्नी चंपा? वो कितनी सुंदर थी यार, पूरे गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। वो कैसे डायन हो सकती है? शैलेश ने कहा, अब घर चल, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। कबीर ने कहा, मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे दे दे, और गाना गुनगुनाने लगा, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। शैलेश ने कहा, भाई और कोई गाना नहीं आता है? एक तो पहले से ही डरा हुआ हूँ और डरा रहा है। कबीर ने कहा, कितना डरपोक है रे तू शैलू, और हंसने लगा। पूरा रास्ता बड़ा सुनसान था, कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर डायन के घर का रास्ता आ गया। कबीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर ली। शैलेश बोला, अरे क्या कर रहा है, तेज चला ना। कबीर ने बाइक को उसी सकरी सी सड़क की ओर मोड़ लिया जो रास्ता डायन के घर की तरफ जाता है। शैलेश चिल्लाने लगा, पागल है क्या, कहाँ जा रहा है, और बाइक रोकने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में डायन के घर के पास पहुंच गए। बाइक उसके घर के सामने कबीर ने रोक दी। डायन के घर के पास आसपास के खेतों और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट से थोड़ी सी रोशनी रहती है। घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियों और सामने बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जो बड़ी बड़ी नटों से भरा हुआ था। बड़ा ही भयानक नजर आता है। झिंगुरों की शोर और कुछ ही दूरी पर लोमड़ियों के चिल्लाने की आवाजें भरे सन्नाटे में बुरी तरह डरा रही थी। दोनों बाइक से उतरे। शैलेश बहुत डरा हुआ है। कबीर ने बाइक स्टैंड पर लगा दी और घर की तरफ जाने लगा। शैलेश ने कबीर से कहा, कहाँ जा रहा है? पापा मुझे मार डालेंगे, तुझे कुछ हो गया तो। कबीर कहता है, चल अंदर, आज तुझे डायन से मिलवा ही देता हूँ, और घर की तरफ बढ़ने लगा। शैलेश ने उसे रोका पर वो नहीं माना। शैलेश कहता है, सुन तू जा, मैं यही खड़ा हूँ। कबीर एक लकड़ी की मदद से झाड़ियों को हटाते हुए घर की तरफ जाता है। शैलेश बार बार वापस आजा आजा चिल्लाकर कबीर को बुलाता है पर वो नहीं मानता। कबीर ने
पैरों में अचानक से कुछ महसूस किया। देखा तो एक बड़ा सा सांप गुजर रहा था। वो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। वो चुपचाप बिना हिले खड़ा रहा। सांप निकल जाने के बाद उसकी जान में जान आई। फिर वो उस घर के दरवाजे के पास गया और पूछा, कोई है? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा बजाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कबीर हंसते हुए शैलेश को आवाज लगाते हुए कहा, देख तेरी डायन तो जवाब भी नहीं देती। कोई नहीं है यहाँ, या फिर तेरी डायन सो तो नहीं गई? फिर दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। फिर वो जेब से अपना मोबाइल निकालकर मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर जाकर देखा। 3 कमरे हैं, दीवारों पर जाले लटके हुए हैं, बहुत धूल जमी है। उसने पूरा घर घूम लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो घर के बाहर आ गया पर अचानक से कुछ आवाज आई। फिर से वो अंदर देखने गया। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो थोड़ा डर गया। पीछे की तरफ घूमा तो देखा शैलेश खड़ा है। कबीर ने कहा, आ गया तू भी अंदर? शैलेश कहता है, चल यार चल यहाँ से अब। कबीर हंसता हुआ बोला, कोई नहीं है, यहाँ से सब अंधविश्वास की बातें हैं। अचानक शैलेश ने कोई आहट सुनी और डर के मारे कबीर से हकलाते हुए कहा, भाग यहाँ से, वो आ गई है। और कबीर का हाथ पकड़कर भागने लगा। कबीर हड़बड़ाहट में नीचे गिर गया और जमीन से उसका सर टकराने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जैसे ही कबीर घर से बाहर आया तो उसे शैलेश कहीं नहीं दिखाई दिया, बस बाइक खड़ी हुई थी। कबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, भाग गया डरपोक। अच्छा हुआ बाइक की चाबी मेरे पास थी, नहीं तो पैदल जाना पड़ता। कबीर घर की तरफ जाने लगा तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो हाथ में मशाल और हथियार लिए जा रहे थे। उसे शैलेश दिखा तो बाइक रोकी। शैलेश उससे पूछता है, तू ठीक तो है? कबीर ने सब लोगों को कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बड़े पापा बोले, शैलेश ने बताया कि उस डाइन ने तुझे पकड़ लिया था। कबीर ने कहा, अरे नहीं, शैलेश भी ना डर जाता है। मैं वहाँ गया था पर उस घर में कोई नहीं था। फिर उसके बड़े पापा उसे और शैलेश को डांटा और घर ले गए। शैलेश ने घर आने के बाद कबीर से पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ? तू कुछ छुपा रहा है। तब कबीर ने बताया कि कुछ समय के बाद मुझे होश आया, मैं एक गंदे से बोरे पर पड़ा हुआ था। मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, लालटेन जल रहा था। मैंने देखा सामने एक औरत बैठी हुई थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसके लंबे काले भूरे बाल चेहरे पर आ रहे थे। उसने गंदे से फटे कपड़े पहने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें पूरी तरह अंदर धसी हुई और लाल थीं। फिर उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं मैं डायन हूँ, तुम्हें मार डालूंगी। मैं थोड़ा डरा हुआ था और धीमे से कहा, चंपा दीदी। वो चंपा सुन स्तब्ध हो गई, जैसे आज न जाने कितने सालों के बाद उसने डायन नहीं चंपा सुना हो। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, दीदी मैं बाबू साहेब का बेटा, जिनके खेतों में आपके पति काम करते थे। आप यहाँ इस हाल में कैसे? उसने मेरी रस्सियाँ खोल दी और कहा, क्या करेंगी मेरी कहानी सुनकर? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। वो कुछ देर चुप रही। फिर दीदी ने अपने अतीत के पन्ने पलटे और बताया, आज से 5 साल पहले मैं और मेरे पति हम दोनों दूसरों के खेत में काम कर अपना गुजारा कर रहे थे। फिर मेरे पति बीमार रहने लगे। अस्पताल जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उनके इलाज में बहुत रुपए लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जो जमा पूंजी थी वो भी इलाज में खत्म होने लगी थी। इसीलिए हमने पारितोष बाबू से कर्ज ले लिया। कुछ दिनों के बाद मेरे पति का देहांत हो गया। मैं अपना पेट भरने के लिए खेतों में काम करती, पर पारितोष का कर्ज चुकाना मुश्किल था। एक दिन पारितोष घर आया और वे उस घर को बेचने के लिए कहने लगा। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, क्योंकि ये घर ही मेरे लिए सब कुछ था और घर बेचने के बाद मैं जाती कहाँ। पारितोष ने कहा, ठीक है तो तू मेरे खेत में काम कर और तुझे मैं 2 वक्त का खाना दे दूंगा। मैं खेत में काम पर जाने लगी। मुझे पहले से ही पारितोष की नजरें ठीक नहीं लगती थीं।
एक दिन शाम के समय मैं खेत से घर आ रही थी, तभी पारितोष ने मेरा रास्ता रोका और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, तू इतनी सुंदर है, तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत, चल मेरे साथ, तुझे मैं रानी बनाकर रखूंगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा दे मारा, जिससे वो तिलमिला गया और कहा, तू 2 कौड़ी की औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, इसका परिणाम तू जल्द ही भुगतेगी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। 1-2 बार वो मेरे घर आया, मेरा घर बेचने की बात करने लगा, पर मैंने घर नहीं बिकने दिया। कुछ समय के बाद 2 बच्चे सामने वाले बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे। मैं वहां बैठे उन्हें देख रही थी। पेड़ के करीब ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था। खेलते खेलते वो दोनों बच्चे उसमें जा गिरे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। फिर मैं मदद मांगने खेतों की तरफ भागी, पर जब तक लोग मदद के लिए पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद रात के समय गांव की एक लड़की ने उसी बरगद के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मौका देख पारितोष ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी थी कि शायद इन बच्चों पर किसी ने जादू टोना किया था और इसी जगह पर बार बार अनर्थ हो रहा है। उसने तांत्रिक को बुलाया, पूजा पाठ का दिखावा पूरे गांव के सामने करवाया और तांत्रिक से जादू टोना करने वाले का नाम पूछा। तांत्रिक ने मेरा नाम बताया। फिर क्या था, गांव के लोग मुझे मारने लगे, मुझसे डरने लगे और डायन कहने लगे। मैं गांव में कहीं नहीं जा सकती। रात के अंधेरे में निकलती हूँ, कुछ खेत से अनाज चुरा लेती, कुएं से पानी भर लेती हूँ और गुजारा कर लेती हूँ। चंपा की कहानी सुन मुझे बहुत दुख हुआ। चंपा ने कहा, अब तुम यहाँ से जाओ, गांव वाले तुम्हें ढूंढते यहाँ आ गए तो मुझे मारेंगे। तब मैं वहाँ से निकल गया। घटना सुनने के बाद शैलेश को भी पारितोष पर बहुत गुस्सा आया और कहा, वो गांव का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी इतनी नीच हरकत की उसने। तभी कबीर कहता है, चल मजा चखाते हैं उसको। फिर कबीर योजना बनाता है। योजना के अनुसार कबीर गांव के एक लड़के को कहानी सुना देता है कि जब वो डायन के घर के पास गया तब उसने वहां कुछ लुटेरों को देखा। उनके हाथ में सूटकेस था और वो आपस में बातें कर रहे थे कि इन पैसों और सोने के गहनों से भरे सूटकेस को इस डायन के घर में छुपा देते हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं और कुछ दिनों में जब पुलिस ढूंढना बंद कर देगी तब आकर ले जाएंगे और इस डायन को भी रखवाली करने का कुछ पैसा दे देंगे। 2 दिन में ही इस खबर ने अफवाह का रूप ले लिया और जिसकी जैसी मर्जी वैसी नमक मिर्च लगाकर सुना देता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस डायन के घर में जाकर सूटकेस ले आए। फिर ये बात पारितोष को पता चली। पारितोष बहुत अच्छे से जानता था कि चंपा डायन नहीं है। वो रात के अंधेरे में चंपा के घर गया और सूटकेस ढूंढने लगा। जब सूटकेस नहीं मिला तो उसने चंपा से पूछा कि किधर छुपाया है पैसों का सूटकेस लुटेरों ने। चंपा ने कहा उसे कुछ नहीं पता और किसी सूटकेस के बारे में नहीं जानती। पारितोष उसे मारने लगा और कहने लगा, कहाँ छुपाया है बता दे। पिछली बार का अंजाम तू भूल गई क्या? तुझे किस तरह डायन बना दिया था मैंने और ये मूर्ख गांव वालों ने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। तेरे पास कल तक का समय है, मैं कल फिर आऊंगा। ये कहकर पारितोष चला गया। अगले दिन सुबह कबीर ने गांव के लोगों से कहा, आज शाम को गांव की चौपाल पर आ जाना, मैं एक अच्छी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। आप सबको और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर पारितोष को निमंत्रण दिया गया। कबीर ने सब इंतजाम कर लिया। प्रोजेक्टर और स्क्रीन पास के गांव से किराए पर ले आया। सब शाम को चौपाल पर आ गए। फिर कबीर ने कहा, स्वागत है आप सबका। जो फिल्म में लाया हूँ उसका नाम है डायन। फिर कहता है बहुत डरावनी है पर डरना मत। फिर शैलेश ने हार पहनाकर पारितोष का स्वागत किया और कहा, अरे डायन से याद आया कि आज पारितोष जी की वजह से ही हमारा गांव खतरनाक डायन से सुरक्षित है। और पारितोष को प्रोजेक्टर चालू करने को कहा। जैसे ही फिल्म शुरू हुई पारितोष की हवाइयां उड़ने लगी। स्क्रीन पर वो सब दिखा जो कल रात पारितोष ने चंपा से कहा था। पारितोष सन्न रह गया। चंपा भी वहां आई। शैलेश चंपा को सब कुछ बताकर पहले ही वहां ले आया था। आज उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो डरावनी नहीं लग रही थी। चंपा पारितोष के पास आई।
एक जोरदार तमाचा पारितोष के गाल पर जड़ दिया और कहने लगी, तुमने जो मेरे साथ किया उसके आगे ये एक तमाचा काफी नहीं है। कितना भी सच छुपा लो पारितोष बाबू, वो एक दिन तो सामने आता ही है। कबीर ने पारितोष से कहा, मैंने ही वो अफवाह फैलाई थी। मुझे पता था तुम वहाँ जरूर जाओगे, इसीलिए कैमरा लगा दिया था। पारितोष गुस्से में आकर चंपा और कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने चंपा से माफी मांगी और कहा अब वो ऐसे अंधविश्वास पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अंत में पारितोष को पुलिस के हवाले कर दिया गया और गांव वालों ने भी उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया। चंपा ने कबीर को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुमने मुझे इस कलंक से मुक्ति दिलवाई, नहीं तो मैं इस डायन के कलंक के साथ ही मर जाती। कबीर ने अपने बड़े पापा से कहकर चंपा को उनके खेत में काम पर रखवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।